हे राम, ये कैसी बहू है? अरे अमित के पापा, आपकी आंखें फूट गई थी क्या जो ऐसी बहू उठा लाए? अरे एक नजर कम से कम मेरे बेटे पर तो डाल लिया होता। कहाँ चांद सा चमकता मेरा बेटे का चेहरा, और कहाँ अमावस्या की छाया लेकर आ गई। बहू को देखते ही सर पीट पीट कर रोने लगी जानकी देवी। जानकी जी की बात सुन गुस्से में ब्रजेश जी चिल्ला पड़ते हैं, बस करो जानकी, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। शुभ की घड़ी में अशुभ मत फैलाओ। यह रोना धोना छोड़ो, घर में लक्ष्मी आई है, उसका स्वागत करो। अरे तुम ही करो इस काली लक्ष्मी का स्वागत, मुझे नहीं करना है। कहाँ से मैंने तुम्हें भेज दिया था बहू को देखने। इसमें अच्छा उसी समय लड़ झगड़ के चली गई होती, कम से कम मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद होने से तो बच जाती। अब मैं अपने छोटे बेटे के लिए तुम्हें कतई जाने नहीं दूंगी। लड़की देखने मैं खुद जा देखूंगी। उसके लिए लड़की हाँ हाँ देख लेना, पर अभी जाकर बहू का स्वागत करो। तुम ही कर लो, तुझे मुझे नहीं करना है। कहते हुए गुस्से में रमा जी अपने कमरे में चली गई। ब्रजेश जी खुद ही आगे बढ़कर सलोनी का गृह प्रवेश करवाते हैं। आजा बेटा, इस घर में तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी सास की बातों का बुरा मत मानना। बुरी तो लग रही थी सलोनी को जानकी जी की बात, लेकिन एक जानकी जी के चलते वह अपने ससुर और पति को प्यार को तो झुठला नहीं सकती ना, इसीलिए वह जानकी जी की बातों को जितना हो सके इग्नोर ही करती थी। इतना तो उसे पता था कि जानकी जी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, यहाँ तक कि अपनी बहू भी नहीं मानती हैं। सारी रस्में हुई, मेहमान भी आकर चले गए। अब सलोनी ने अपने ससुराल की बागडोर संभाली। सलोनी खाना वाकई में बहुत अच्छा बनाती थी। उसके खाने में खुशबू से ही पूरा घर महक उठता था। ब्रजेश जी जैसे ही हॉल में आते हैं, खाने की खुशबू सुनते ही कहते हैं, आज तो ब्रजेश जी के मुंह से सलोनी के खाने की तारीफ सुन जानकी जी मुंह बना लेती हैं। ब्रजेश जी तिरछी नजरों से जानकी जी को देख जानबूझकर चिढ़ाते हुए कहते हैं, जानकी हमारी बहू तो बहुत अच्छा खाना बना रही है। मेरी बहू नहीं है, वह आपकी बहू है, समझ गए? चिढ़ते हुए बोली जानकी जी, हाँ हाँ ठीक है, मेरी ही बहू कितना अच्छा खाना बना रही है ना। एक बार फिर से चिढ़ गई जानकी जी। ब्रजेश जी जानबूझकर जानकी जी को चिढ़ाते रहते। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। सलोनी ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की जानकी जी का दिल जीतने की, लेकिन जानकी जी तो पत्थर की लकीर थी। उन्होंने सलोनी को कभी भाव ही नहीं दिया। जब छोटे बेटे अनुज की शादी की बातें होने लगी तो रमा जी ने साफ साफ ब्रजेश जी से बोल दिया, देखो जी, इस बार आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पसंद की बहू लाए, अब मैं अपनी बहू लेकर आऊंगी अपने पसंद की। ठीक है भाई, तुम्हारा भी देख लेते हैं, तुम भी लाओ अपनी बहू। कहते हुए ब्रजेश जी कमरे से बाहर चले गए। जानकी जी ने जितनी भी अपने जान पहचान वाले थे, नात रिश्तेदार, दोस्तों के यहाँ, पड़ोसियों के यहाँ, सबके यहाँ खबर फैला दी। उन्हें एक सुंदर लड़की चाहिए। दहेज चाहे भले ही ना मिले, लेकिन लड़की लंबी और खूबसूरत होनी चाहिए। बस यही एक शर्त थी जानकी जी की, और भगवान की दुआ से जानकी जी की मुराद भी पूरी हो गई। उन्हें एक सुंदर लड़की भी मिल गई, प्रिया। प्रिया को देखते ही जानकी जी निहाल हो गई। प्रिया वाकई में लंबी खूबसूरत थी, नैन नक्श काफी अच्छे थे। बड़ी खुशी मन से ब्रजेश जी को चिढ़ाते चिढ़ाते जानकी जी अनुज की शादी की तैयारियां करती है, और गृह प्रवेश के टाइम में जानबूझकर सलोनी और ब्रजेश जी को सुनाते हुए कहती है, अब होगा मेरे चांद का गृह प्रवेश। आओ बहू, तुम्हारे अंदर कदम रखते ही मेरे घर में रौनक आ जाएगी। जानकी जी की बात सुन ब्रजेश जी मुस्कुरा उठे। वह समझ गए कि जानकी उन्हें चिढ़ा रही है, लेकिन वही बेचारी सलोनी
उदास हो गई। उसे लगा क्योंकि प्रिया तो वाकई में बहुत खूबसूरत है, सबका मन मोह लेगी। ब्रजेश जी ने जैसे ही सलोनी को देखा, उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा क्या सोच रही हो? मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अब तुम अपनी सास की तरह नादानी मत करो। बेटा सूरत नहीं सीरत देखते हैं। सूरत तो एक न एक दिन ढल ही जाती है, लेकिन सीरत मरने के बाद भी याद रहती है। बस यही छोटी छोटी बातें होती हैं थी ब्रजेश जी की, जो सलोनी को टूटने से बचा लेती थी। अब जानकी जी एकदम ब्रजेश जी के बराबर बैठकर मेरी बहू करती रहती थी। वह प्रिया को भी सलोनी की ही तरह हर चीज में परफेक्ट रखना चाहती थी, खाना पानी घर के कामों में भी। तभी तो ब्रजेश जी को ताने मारने के लिए उनके पास कुछ रहेगा। वह चाहती थी कि प्रिया भी सलोनी की तरह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाए, उसके खाने की तारीफ भी चारों तरफ हो। प्रिया के खाने के आगे सब सलोनी के खाने को भूल गए। जानकी जी देखना चाहती थी कि ब्रजेश जी को कि मेरी बहू सूरत और सीरत दोनों में ही बहुत अच्छी है, मेरी पसंद बहुत अच्छी है। कैसे भी करके उन्हें इस बहू के कंपटीशन में ब्रजेश जी को हराना था, जिसके चलते वह अक्सर प्रिया से नए नए पकवान बनाने के लिए कहती, बहू एक काम करो, ठंडी का मौसम है, तुम ना आज शाम को चाय पर एकदम करारे से प्याज के पकोड़े बनाओ। तो कभी बेसन की सब्जी बनवाती, कभी छोले बनवाती, मतलब आए दिन कोई ना कोई पकवान जानकी जी का तैयार रहता विधि के लिए, जिसके चक्कर में सलोनी का काम भी कम हो गया था किचन का, जो कहीं ना कहीं प्रिया भी नोटिस करती थी। कुछ दिनों तक तो प्रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब धीरे धीरे उसने देखा कि जानकी जी रोज आए दिन नए नए तरह के पकवान बनवा रही है, और वह भी बस मुझसे ही, भाभी तो कुछ करती ही नहीं है, माँ जी बस मुझे ही इस घर की नौकर समझ के रखी है। बस एक छोटा सा नफरत का बीज प्रिया के मन में जानकी जी के लिए पैदा हुआ, जो धीरे धीरे बड़ा रूप ले लिया। और प्रिया के आए सभी 4 महीने भी नहीं हुआ था कि एक दिन जैसे ही जानकी जी ने प्रिया को बुलाया, बहू मैं क्या कह रही, यह गाजर मंगवाया मैंने, गाजर का हलवा बना दो। इतने पर ही प्रिया चिढ़ जाती है, क्यों माँ जी मैं ही अकेली सारा काम करूं, नौकर हूं मैं इस घर की, आप नौकर बनाकर लाई हो, आपका तो अच्छा है। झूठ में कहती है आप कि मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन असल में तो आप भाभी को बहुत मानती हैं, उन्हें तो कभी कोई काम नहीं करती और मुझे सांस भी नहीं लेने देती हैं। वह भी तो इस घर की बहू हैं। या आप अपना यह सारी प्रॉपर्टी बस मेरे ही नाम करेंगी, जो बस मुझसे ही लगातार काम करवाती रहती हैं। आपके 2 बेटे हैं तो 2 बहू भी हैं, आप दोनों बहू के बराबर का काम बांटो। मैं अकेले ही नौकर नहीं हूँ इस घर की। अब से बस मैं एक ही टाइम का खाना बनाऊंगी। प्रिया के मुंह से इतना कड़वी और इतनी तेज बातें सुन जानकी जी का मुंह खुला ही रह गया। हैरानी थी, उन्होंने लगातार प्रिया को देखे जा रही थी। जानकी जी के बगल में ही बैठे ब्रजेश जी भी प्रिया की बात सुन हैरान थे, लेकिन तभी जानकी जी का हैरानी से खुला हुआ मुंह देख मुस्कुरा पड़े। ब्रजेश जी की मुस्कुराहट देख जानकी जी और चिढ़ जाती हैं। बहू ये कैसी बातें कर रही हो तुम, यह क्या तरीका है? तो क्या करूं माँ जी, आपने तो मुझे नौकर ही बनाकर रख दिया। इतना काम तो मैंने कभी जिंदगी में ना किया जितना मैं इन 4 महीनों में कर ली। मेरे से नहीं होता, मैं तो जा रही हूँ, बस एक टाइम का ही खाना बनाऊंगी, इसके बाद कुछ नहीं। कहते हुए प्रिया तनाते हुए अपने कमरे में चली गई। जानकी जी का गाजर का हलवा ही रह गया। ब्रजेश जी के सामने उन्हें अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही थी। ब्रजेश जी भी जानते थे कि इस समय जानकी जी
दुखी हैं। इसके बावजूद भी जानबूझकर जानकी जी का मजा लेते हुए बोले, अरे जानकी, तुम्हारी बहू तो वाकई में दुनिया ऊपर निकली भाई। इससे तो लाख गुना अच्छी है मेरी बहन सलोनी। लड़ाई तो क्या, आज तक तो मैंने उसकी तेज आवाज तक नहीं सुनी। चाहे कितना भी नौकरों की तरह काम करवा ले, बेचारी अपना घर समझकर सारा काम करती है। तूने भी तो कितना उसे उल्टा सीधा बोला, कभी तुम्हें पलट कर जवाब नहीं दिया। तुम्हारी बहू तो तुम्हारे घर पर ताड़म करके चली गई। आंसू आ गए जानकी जी की आंखों में। एक तो बहू की बदतमीजी वाली बातें और दूसरे पति का मजा लेने रो पड़ी जानकी जी। जानकी जी के आंसू देख ब्रजेश जी गंभीर हो गए और जानकी जी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए धीरे से बोले, जानकी देखो, सूरत सब कुछ नहीं होती। बहू की सूरत पर कभी मत जाना, बहू की सीरत देखा करो, क्योंकि सूरत तुम्हें खाना नहीं देती, पानी नहीं देगा। तुम अगर विश्व सुंदरी भी लाकर बैठा दोगे ना, तो वह अपने घमंड में रहेगी, ना घर को घर समझेगी, ना परिवार को परिवार समझेगी। अति सुंदर बहू लाने के लिए से समाज में तुम्हारा मान सम्मान नहीं बढ़ेगा। मान सम्मान सरिता वाली बहू से बनेगा, जो चार लोगों के सामने तुम्हारी बातों का मान रख सके, चार लोगों के सामने तुम्हें बेइज्जत ना होने दे। सूरत क्या है, उम्र के हिसाब से ढलता है, लेकिन सीरत तुम्हें कहाँ से कहाँ लेकर चला जाएगा, शायद इसका अंदाजा तुम्हें अब हो गया होगा। पति की बात सुन अब जानकी जी अपने आंसू रोक नहीं पाई, रो पड़ी। सही कह रहे हैं आप, मेरे मती मारी गई थी, जो मैंने गोरी चमड़ी के पीछे पड़ी गई थी। मैंने कितना कुछ सुनाया था बड़ी बहू को, लेकिन उस बेचारी ने तो कभी कुछ कहा ही नहीं, और ये 4 महीने में ही इसने मेरी बेइज्जती की धज्जियां उड़ा दी। रोने लगी जानकी जी। तभी सलोनी चाय लेकर आते हुए जानकी जी को रोता देखकर कहती है, रो क्यों रही हो, बात तबीयत तो ठीक है ना आपकी? पापा जी, क्या हो गया माँ जी को? कुछ नहीं बहू, बस माँ जी का नशा उतर गया। नशा? कैसा नशा? हैरान थी सलोनी। कुछ नहीं बहू, तुम्हारे पापा जी को बोलने की आदत है। लाओ मेरी चाय दो। कहते हुए जानकी जी ने हाथ आगे बढ़ा दिए। पहली बार जानकी जी के मुंह से अपने लिए बहू सुनकर सलोनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। जानकी जी सलोनी का हाथ पकड़ अपने पास बैठाते हुए बोली, बहू, मैंने तुम्हें मुंह दिखाई नहीं दिया था ना, यह लो मेरी तरफ से तुम्हारी मुंह दिखाई, लेट ही सही। कहते हुए जानकी जी ने अपने सोने की चैन निकालकर सलोनी को पहना दी। सलोनी को कुछ पता तो था नहीं, लेकिन बस खुश इस बात से थी कि चाहे जो भी हुआ हो, कम से कम माँ जी ने उसे अपनी बहू तो मान लिया। पहली बार सास का प्यार पाकर सलोनी की भी आंखों में आंसू आ गए थे। सलोनी के आंसू को देखते हुए जानकी जी ने कहा, नहीं बहू, बहुत रुला चुकी हूँ मैं तुम्हें, अब और नहीं। कहते हुए जानकी जी सलोनी के सिर पर हाथ रख देती हैं और ब्रजेश जी से कहती हैं, सही कहा आपने, बहू की सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए। आप जीत गए, मैं हार। पत्नी का बदला हुआ रूप देखकर ब्रजेश जी मुस्कुरा पड़े। दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।